गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए समतल दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इन सूत्रों को आप याद करके जो है आप एग्ज़ाम में जो है न्यूमेरिकल्स को अच्छे से बना सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में मैं इससे जुड़े हुए समतल दर्पण से जुड़े हुए प्रश्नों को मैं हल करूंगा। वैसे प्रश्न जो आपको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को भी मैं हल करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समतल दर्पण से जुड़े जितने भी फॉर्मूला है, समतल दर्पण से जुड़े जितने भी सूत्र है, मैं उन सूत्रों को जो है पहले आपको बताऊंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में, प्रश्न बनाने में आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से 30 सेकंड के अंदर आप आंसर इसका बता सकते हैं। समतल दर्पण से जुड़े प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप इनके पॉइंट्स को याद रखते हैं, इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं अगर उनको आप याद रखते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। एक समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है बच्चों, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है परावर्तन के नियम में पहला होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको एक आपतित किरण लेना होगा। तो प्रकाश स्रोत से जो आने वाली किरणें होती हैं उनको आप आपतित किरण कहते हो। ये आपका आपतित किरण हो गया। और जिस बिंदु पर किरण पड़ता है दर्पण के जिस बिंदु पर, उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर एक सीधी रेखा खींची जाए तो उसे अभिलंब कहा जाता है। तो ये एक अभिलंब हो गया आपका, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। और ये अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं बच्चों। और दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश जो मुड़ी हुई प्रकाश जो दर्पण से दूर जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण जब कहते हैं और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है किसके साथ, अभिलंब के साथ, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता क्या है, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि सबसे पहले कि आई बराबर आर होता है, आपतन कोण बराबर जो है वह परावर्तन कोण के होता है। और दूसरा आप जानते हैं बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही सतह में होते हैं। देख सकते हैं तीनों जो है ऊपर की ओर है। तो ये फॉर्मूला आपको, ये जो नियम जो है आपको याद रखने हैं। तो आपतित आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह पर होते हैं। तो ये बच्चों हो गया प्रकाश का परावर्तन का नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही सतह में होते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम हो गया। इस प्रकाश के परावर्तन के नियम को एक एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये मेरा एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये और ये प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ पर आपतन बिंदु ए है और यह एंगल अगर 30 डिग्री का बना रही है आपतित किरण अभिलंब के साथ, तो परावर्तित किरण भी जो है वह 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव करके वापस जो है दर्पण से टकराने के बाद वापस चली जाएगी। अगर समतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण लंबवत गिराते हैं बच्चों, लंबवत जब प्रकाश किरण को गिराएंगे तो लंबवत जब प्रकाश किरण को गिराएंगे तो वहाँ पर आपतन कोण 0 होगा, तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। यानी कि प्रकाश जिस रास्ते से दर्पण से टकराया है उसी रास्ते पर जो है वह वापस जो है वह मुड़ जाएगा। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रकाश किरणों के प्रकार। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाशित वस्तु से जो प्रकाश निकलकर जिस रास्ते पे ट्रेवल करता है उससे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं बच्चों। ये मेरा प्रकाश किरण हो गया। अब प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज जो है वह कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं प्रकाश पुंज यहाँ पर
जो है प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर है, आगे बढ़ने पर दूरी अचर है, एक बराबर है, तो ऐसे प्रकाश किरणों को समानांतर प्रकाश पुंज या समानांतर प्रकाश किरण जो है वह कहते हैं, है ना। वैसे प्रकाश किरण वैसे प्रकाश किरण जिसकी गमन के दिशा में उनके बीच की दूरी घटती जाती है, तो वैसे प्रकाश किरण को हम लोग बच्चों कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। ये आपका अभिसारी प्रकाश किरण है, ये सारे प्रकाश किरण एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएंगे बच्चों। और जब प्रकाश के गमन की दिशा में प्रकाश किरणों के बीच की दूरी बढ़ती है तो उसको अपसारी कहते हैं बच्चों। और ये अपसारी देख सकते हैं, ये अपसारी प्रकाश किरणों है, इनके बीच की दूरी जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो बीच की दूरी है वह बढ़ते जा रही है, इसके आगे बढ़ने पर और भी इसके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे प्रकाश किरण को हम लोग जो है अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम व्यास खींचे, ठीक है, यहाँ पर अगर व्यास खींचे तो दोनों ये जो व्यास है, ये जो सर्किल के व्यास है वह एक बराबर होंगे। इसमें अगर देखें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे व्यास जो है उसका घटता जाएगा अपसारी में और अभिसारी में, और अपसारी में अगर व्यास खींचेंगे तो ये जो है आपका बढ़ता जाएगा। तो ये जो है आपका प्रकाश किरण पुंज के बारे में आपको मैंने बताया। अब आगे जानते हैं फिर समतल दर्पण से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक समतल दर्पण है, तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वह अनंत होती है। जैसा हम जानते हैं कि अगर यह आपका एक गोला का शीशा है, इसकी वक्रता त्रिज्या खास है ना, खास है मतलब आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये गोला आप जब धीरे धीरे जब बड़ा बन जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका एक टुकड़ा काटेंगे तो यह छोटा सा जो टुकड़ा बनेगा वह टुकड़ा जो है एक बड़ा गोला का अंश होगा, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है वह बहुत बड़ी होगी। यानी कि समतल दर्पण एक बड़ा गोला का जो है छोटा सा पोर्शन होता है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या को हम लोग अनंत मानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकस दूरी जो है समतल दर्पण कितनी होगी, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बच्चों, और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो यहाँ देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी में 2 से भाग करें गुना करें इन्फिनिटी आती है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जब एक समतल दर्पण को पानी या द्रव में डुबाते हैं तो उसके फोकस दूरी पर क्या असर पड़ता है बच्चों। तो जब एक समतल दर्पण को पानी या द्रव में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगा बच्चों, क्योंकि जब दर्पण को पानी में डुबाते हैं तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है नहीं बदलेगी, और जब दर्पण की वक्रता त्रिज्या नहीं बदलेगी तो उसकी फोकस दूरी भी नहीं बदलेगी बच्चों। तो किसी द्रव में जो है फोकस दूरी या हवा में फोकस दूरी समतल दर्पण का एक बराबर होगा बच्चों। तो ये पॉइंट आपको भी याद रखनी है। अब आते हैं पावर, क्षमता कितनी होगी समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण की क्षमता का फॉर्मूला होता है बच्चों P बराबर 1/f, यानी 1/∞। और किसी भी संख्या का इन्फिनिटी करते हैं बच्चों तो वह शून्य होता है। तो याद रखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है शून्य होती है, यानी समतल दर्पण जिसकी क्षमता शून्य होगी वह काम करेगा प्लेट की तरह, या आप कह सकते हैं प्लेन मिरर की तरह। तो प्लेन हो या प्लेन मिरर हो, प्लेट हो या प्लेन मिरर हो, उसकी क्षमता जो है शून्य होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वही जो मैंने अभी आपको बताया, समतल दर्पण को पानी में अगर हम डुबाएंगे तो उसकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यह अपरिवर्तित होता है बच्चों। तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है बच्चों, आप इसको जरूर याद करें। ये मोस्ट VVI पॉइंट है बच्चों, आपको इससे जरूर क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हम लोग का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। एक समतल दर्पण बच्चों किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर अब जानना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण देख सकते हैं बच्चों, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है मेरा M' और इस समतल दर्पण के सामने मैंने एक वस्तु को रखा है, उस वस्तु का O है, और इस वस्तु से का जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर यह I बना है। तो वस्तु मेरा O वास्तविक है और इसका प्रतिबिंब देख सकते हैं बच्चों काल्पनिक है, यानी कि समतल दर्पण एक वास्तविक जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक वस्तु का। अब वस्तु की दूरी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी U मानेंगे तो यह जो वस्तु की दूरी है बच्चों वह प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वह बराबर होगी, यानी कि U बराबर आपको यहाँ पर V हो जाएगा बच्चों। अब आगे देखेंगे कि एक समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो वस्तु है, ये वस्तु का जो साइज है बच्चों HO और ये जो प्रतिबिंब का साइज है HI, ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि वस्तु का साइज
और प्रतिबिंब का साइज बच्चों बराबर होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा, जितना साइज का ऊंचा का, उतना ही साइज का जो है आपका प्रतिबिंब होगा, यानी HO बराबर हो जाएगा बच्चों HI। अब एक समतल दर्पण का आवर्धन निकालते हैं बच्चों, तो m बराबर होता है -v/u, या प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा में वस्तु का ऊंचाई। और अगर डालें इस पर बच्चों, अगर देख सकते हैं यहाँ पर m बराबर अगर HI आप बटा में HO, और HI आप देख सकते हो बच्चों ऊपर की ओर यह प्रतिबिंब है, और यह HO भी ऊपर की ओर है। और अभी मैंने एक बात बताया कि HI और HO जो है वह बराबर होने वाला है बच्चों। यहाँ पर HI और HO जब बराबर होगा तो लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर है प्लस में तो HI, और नीचे भी प्लस, ये भी वस्तु भी की ऊंचाई भी, वस्तु का जो ऊंचाई है वह ऊपर की ओर ही है तो प्लस, यह देख सकते हैं कि आपको HO जो है HI के बराबर है तो HI, और जब आप काट दोगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा +1, यानी कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है बच्चों वह होता है +1। हमेशा याद रखेंगे कि +1 होता है। नेक्स्ट मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और वो पॉइंट क्या है कि एक समतल दर्पण के लिए आपतित किरण को अपरिवर्तित है, यानी एक समतल दर्पण लेना है बच्चों, उसमें आपतित किरण को अपरिवर्तित, मतलब ये आपतित किरण अगर हम शुरुआत में मान लें कि ऐसे जा रहा है, ठीक है बच्चों, तो इसका परावर्तित किरण जो है यह हो जाएगा, यानी I बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर R बराबर भी 0 हो जाएगा। अब मुझको क्या करना है बच्चों, यह जो है प्रकाश किरण 1 नंबर में मान लेता हूँ। अब इसके बाद जो है इस दर्पण को, ये जो दर्पण मेरा ऐसे है, इस दर्पण को मैं ऐसे घुमा देता हूँ, ऐसे मैं घुमा देता हूँ, यानी कि इस दर्पण को मैं थीटा से मूव करा दिया, ये थीटा से मुड़ गया बच्चों। जब यह थीटा से दर्पण मुड़ेगा तो इसका अभिलंब, जो कि पहले वाले पोर्शन पर अभिलंब इस तरह से था, यह लंबवत इस तरह से भाग जाएगा, और जब ये लंबवत इस तरह से भाग जाएगा तो ये जो आपतित किरण दूसरे नंबर के लिए भी है बच्चों, चूंकि आपतित किरण का पोजीशन चेंज नहीं करना है, और ये एंगल थीटा होगा, तो आपतन कोण बराबर हो जाता है बच्चों परावर्तन कोण के, यानी कि ये भी एंगल थीटा होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, पहला स्थिति में परावर्तित किरण इस तरफ से है, और दूसरा स्थिति में परावर्तित किरण इस तरह से है, तो ये दोनों का बीच का एंगल जो है बच्चों, यह बीच का एंगल हो जाएगा 2 थीटा। यानी कि समतल दर्पण के लिए आपतित किरण को अपरिवर्तित रखकर दर्पण को थीटा से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा से मुड़ जाता है बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, आपको परावर्तित किरण को क्या निकालना है, मैंने परावर्तित कितना से मुड़ जाएगा उसके लिए वैल्यू को आपको निकालना होगा, तो जस्ट उसके जितना मुड़ेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे बच्चों, तो ये जो है आपको पता चल जाएगा कि परावर्तित किरण जो है कितना से मुड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी चाल से आता हुआ प्रतीत होता है, तो मैं मान लो बच्चों कि ये मेरे पास एक दर्पण है, और दर्पण में यह जो वस्तु है, ये आदमी जो है, यह वस्तु वह भी चाल से आता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा बच्चों, इसका प्रतिबिंब भी हमें जो है, इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर यहाँ से अगर खड़ा होंगे तो ये भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। मतलब दर्पण की ओर वस्तु की चाल, और दर्पण की ओर वस्तु की चाल, और दर्पण की ओर प्रतिबिंब की चाल जो है वह आपको एक बराबर होगा। अगर कोई आदमी यहाँ पे दर्पण पर के सामने खड़ा है, देखने वाला व्यक्ति, तो ठीक है, तो इसको लगेगा कि जितना चाल से ये वस्तु इस तरफ आ रहा है, उतना ही चाल से इसका प्रतिबिंब इस तरह से आ रहा है। ओके, जबकि अगर यह व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को देखेगा तो इसके लगेगा कि मेरा प्रतिबिंब जो है वह 2B से मेरी तरफ आ रहा है। तो इससे क्या लगेगा, इसके बारे में इसको लगेगा कि ये जो मेरा प्रतिबिंब है वह मेरी तरफ, ये प्रतिबिंब जो है वह मेरी तरफ 2B से आता हुआ दिखाई पड़ेगा बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वस्तु खुद देख रहा है या दर्पण के सामने कोई व्यक्ति देख रहा है। तो ये बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं, व्यवहार रट लेते हैं कि भाई वस्तु की ओर आ रहा है तो 2B हो जाएगा, लेकिन याद रखना, रटना नहीं है आपको। वस्तु अगर देखेगा तो प्रतिबिंब 2B से आता हुआ, अगर ये दूर जाएगा इस तरफ बच्चों तो ये भी दूर जाएगा, ये करीब आएगा तो ये भी जो है करीब आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये अवश्य याद रखना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है बच्चों, एक वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए उसे अपना साइज के आधे के बराबर साइज का समतल दर्पण उपयोग करना पड़ता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो चाह रहा है कि मैं अपना पूरा प्रतिबिंब, मतलब पैर, लेग और हेड इस दर्पण में देख लूँ, तो उसके लिए जो इस दर्पण का जो साइज है
दर्पण का जो साइज है, दर्पण का साइज जो होना चाहिए वो आदमी का साइज, जितना साइज का आदमी है, जितना फीट का आदमी का जो आदमी का जो साइज है, आदमी का जो साइज है उसके साइज के आधा होना चाहिए बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। मैं मान के चलूँ कि ये लेग है और ये हेड है और ये जस्ट यहाँ पर उस व्यक्ति का थोड़ा सा फिगर में ये आई है, तो होगा क्या, यहाँ से अगर प्रकाश निकलेगा है ना और नीचे वाले पोर्शन से टकरा करके आंख में जाएगा तो वो व्यक्ति उस क्या करेगा, अपने पैर को देख लेगा। और अगर जिस बिंदु पर पड़ा है यहाँ से अगर एक लंब डाल दें बच्चों तो जितना एंगल यह बनेगा थीटा उतना ही एंगल बनेगा यह थीटा। अगर यह एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब दूसरी बात है, अगर यह हेड है, हेड से प्रकाश का निकलेगा और फिर यहाँ से कभी लंब जाएगा बच्चों, थोड़ा सा आँख को हमको नीचे डालना चाहिए था। अब फिर यह जो एंगल यहाँ पर बन जाएगा, सपोज कि ये आई मेरा यहाँ पर है और ये प्रकाश किरण जो है यहाँ पर जा रहा है। तो समझते हैं ढंग से। तो ये जो है यहाँ पर अगर अल्फ़ा बन रहा है तो यहाँ पर भी अल्फ़ा बनेगा और अगर यह वाई है तो ये भी वाई होगा। तो आदमी का जो साइज हो जाएगा वह हो जाएगा 2x प्लस 2y और मिरर का जो साइज हो जाएगा वह हो जाएगा x प्लस वाई के। तो x प्लस वाई के यानी 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा किसके, ये आदमी का साइज हो गया अब बटा 2 और आप देख सकते हो जाएगा x प्लस वाई यानी यही आपका किसका साइज है, दर्पण का साइज। तो ये आपका मिल गया दर्पण का। जो सिंपल सी बात आज आपको याद रखना है कि अगर कोई आदमी चाह रहा है कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखें, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो मैं उतना डील नहीं करना चाह रहा हूँ फिलहाल इसमें। तो ये जो है दर्पण का जो साइज है, जैसे आदमी के साइज का जो है वह आधी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। दर्पण का साइज होगा वह आदमी के साइज का आधा जो है वह होता है। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की संख्या। दो समतल दर्पण है और इसके बीच का कोण थीटा है, तो उस कितना प्रतिबिंब बनाएगा, इसके बस बीच में वस्तु को रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो कितना प्रतिबिंब बनाएगा उसकी संख्या अगर हमको निकालना है बच्चों, तो सबसे पहले जितना एंगल दिया हुआ है उस एंगल से 360 को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो ये 3 संख्या हो सकती है, एक सम संख्या हो सकती है, दूसरा विषम संख्या होगा, तीसरा जो है आपको भिन्नांक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लूँ कि जैसे 360 में थीटा से मैंने डिवाइड किया तो वह सम संख्या है। सपोज कि दो दर्पण है और वो दर्पण के बीच का एंगल जो है वह 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री है तो पूछेगा कि प्रतिबिंब की संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि n इज इक्वल टू 360 बाई 60। अगर मैं काट दूँ तो 6 आ जाएगा, 6 हो गया आपको सम संख्या। 6 आपका अगर सम संख्या हो गया बच्चों, तो सम संख्या है तो जब प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वह n-1 होगी, मतलब जो n आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, यानी यहाँ पर मेरे पास जो प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो प्रतिबिंब की संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपको 6-1 अर्थात 5। चाहे वह वस्तु कहीं पर भी हो, समद्विभाजक मतलब इसको काटने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर, काटने वाली रेखा पर हो या फिर कहीं भी हो, प्रतिबिंब की संख्या जो है वह n-1 होगा बच्चों। तो ये याद रखना है। जैसे 90 का कोण बन गया तो भी 4 आ जाएगा, 4 में से घट जाएगा 3 हो जाएगा। अगर काटने पर मैं मान लूँ कि विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या जैसे मैं मान लूँ कि दो दर्पणों के बीच का कोण जो है वह आपको 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बच्चों, 72 डिग्री में मान लो अगर यहाँ पर थीटा बराबर हो गया सपोज 72 डिग्री, तो 360 में 72 से अगर आप भाग देंगे तो यह आ जाएगा 5 विषम संख्या आ गया बच्चों। जब 5 विषम संख्या आ गया तो अगर वस्तु समद्विभाजक पर होगा, माने दर्पण पर बीचों बीच में होगा, तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वह 1 कम जाएगी, माने 5 में से 1 4 हो जाएगा अगर बीचों बीच होगा, और अगर इधर उधर होगा बीचों बीच में नहीं होगा तो जो सम संख्या है, जो विषम संख्या आएगा वही उसका वैल्यू होगा। यानी कि अगर वस्तु समद्विभाजक पर नहीं हो 72 डिग्री पर तो जो आपका प्रतिबिंब की संख्या जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है मेरा बच्चों, जैसे मैं मान लूँ कि अगर 360 में थीटा से भाग दिया और वह आ गया XYZ, मतलब जैसे मान लेते हैं कि दो दर्पणों के बीच का कोण मेरे पास 75 डिग्री है, सपोज ये 75 डिग्री है। अगर आप 75 डिग्री है तो क्या करोगे, 360 में 75 से भाग दोगे, काट सकते हो, तो 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, ये हो जाएगा 24/5 यानी 4.8। अब 4.8 आ गया बच्चों, तो ये भिन्नांक हो गया, तो जो इसका
पूरा अंक होगा वही होगा प्रतिबिंब की संख्या। जैसे इस वाले आंसर में प्रतिबिंब की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये याद रखना है कि दशमलव में अगर कटता है तो जो पूरा अंक होता है वही होगा प्रतिबिंब की संख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको ये याद रखना चाहिए। इससे आपको क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि दो दर्पणों के बीच का कोण 75 डिग्री है और वस्तु समद्विभाजक पर है या समद्विभाजक पर नहीं है तो भी प्रतिबिंब जो है वह एक ही बराबर बनेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर। दो समतल दर्पण अगर दूसरे के समानांतर हो बच्चों तो ऐसे में थीटा का एंगल हो जाता है 0 डिग्री और प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 360 माइनस 0 दैट इज इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या अनंत होता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर दो समतल दर्पण हो उसके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, यानी n बराबर है 360 माइनस 360 बटा 0 मतलब इन्फिनिटी। और जैसा पता है कि इन्फिनिटी में अगर आप इन्फिनिटी जोड़े या घटाए 1 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब प्रतिबिंब की संख्या जो है वह जोड़ेंगे या सीधा भी रखेंगे तो भी हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी अनंत बच्चों। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको सीधा याद रखने पर काफ़ी काम आ सकता है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है बच्चों कि एक मोटा समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है और यह मोटा समतल दर्पण है और इस मोटा समतल दर्पण में जो प्रकाश किरण प्रतिबिंब बनाएगा और वह प्रतिबिंब नंबर जो 2 है, जो प्रतिबिंब नंबर जो है आपका 2 है, वह प्रतिबिंब नंबर 2 जो है वह सबसे ज़्यादा चमकीला होगा बच्चों। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई मोटा दर्पण है तो उसमें समतल दर्पण है तो उसका जो प्रतिबिंब नंबर 2 है वो काफ़ी जो है चमकीला बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि एक समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का कितना विचलन होता है। तो आइए देखते हैं, एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रहा है और आपतित हो रहा है तो यहाँ से अगर यह दर्पण न होता तो यह इस तरह से जाता, सीधा निकल जाता, लेकिन इस दर्पण होने की वजह से प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये जो है वह मुड़ जाएगा, तो ये मुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया शुरू का रास्ता, ये हो गया मुड़ा हुआ रास्ता, तो इसके बीच का जो कोण होगा वही कहलाएगा विचलन कोण। तो अब देखते हैं विचलन कोण, तो ये आई है और यह कितना हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। जैसा हम लोग पता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई बराबर क्या होता है बच्चों, आर होता है। अगर हमको विचलन कोण निकालना है बच्चों तो एक सीधी रेखा 180 कोण बनाता है, यानी डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू 180 होता है बच्चों। तो डेल्टा प्लस आई, आर भी जो है आई के बराबर है बच्चों, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा बराबर हो जाएगा बच्चों 180, आई हो जाएगा 2i और इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा आप निकाल सकते हैं अगर आपको आपतन कोण पता है बच्चों। तो ये हो गया एक समतल दर्पण से प्रकाश का विचलन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों, एक समतल दर्पण में दिख रहा है सही समय। जैसे आप एक घड़ी है और उस घड़ी में कितना बज रहा है अगर वो आपको पता लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि घड़ी में आप समतल दर्पण में देख रहे हैं, इसको एक दर्पण में देख रहे हैं कि भाई दर्पण में जो घड़ी है उसमें 4 बज रहा है, तो एक्चुअल में जो है कितना टाइम हो रहा होगा। तो एक्चुअल जो टाइम है, करेक्ट टाइम, उसको 12 में से घटा देंगे। तो अगर एक्चुअल में अगर देखेंगे, माने कि दर्पण में नहीं देखा, डायरेक्ट घड़ी को देखेंगे तो हमें उस घड़ी में जो है 8 बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जब भी अगर आप दर्पण में दिख रहे हो, या फिर उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अगर सामने से अगर आपको दिख रहा है कि खुली आंख से देख रहे हैं तो 8 मीटर, और अगर आप दर्पण में देखेंगे तो कितना जो है कितना बज 8 बजे दिखाई 8 बज रहा है, तो अब अगर आप दर्पण में देखोगे तो वह कितना बजे बजता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आप उसमें से करेक्ट टाइम को घटा लीजिए। तो इस तरह से आप समतल दर्पण में अगर जो देखते हैं समय, उसका पता करेक्ट टाइम लगा सकते हैं, करेक्ट टाइम का पता लगा सकते हैं अगर आप उसमें से माने 12 में से उस ऑब्जर्व टाइम को आप घटा देते हैं। तो ये बच्चों मेरा कुछ समतल दर्पण से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आज डील किया। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, है ना, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ये हर जगह ये पॉइंट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़रूर इन पॉइंट्स को आप याद करें, केवल इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी अदर एग्ज़ाम में ये काफ़ी आपका हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है कि हम और अच्छे वीडियोस को आपके लिए बना सकते हैं। चलिए, टिल देन, नमस्कार, गुड बाय।